हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था, जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की जो क्लासेस चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हमने हाइपोथेसिस की क्लास देखी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसी के साथ आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी में ही शुरुआत में हम रिसर्च के जो स्टेप होते हैं उसको बहुत थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस जानेंगे कौन कौन से स्टेप होते हैं। उसके बाद में हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि इन क्वेश्चन के साथ साथ हमारी जो यूनिट हमने पढ़ी है उसका भी रिवीजन हो जाए। उसके बाद में फिर हम अगली यूनिट पर चलेंगे जो हमारी कम्युनिकेशन की यूनिट है। तो मंडे से जो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट को, वो कौन सी यूनिट होगी? वो यूनिट होगी हमारी कम्युनिकेशन की। कौन सी यूनिट होगी? कम्युनिकेशन की। यानी कि कल क्या है? 5 तारीख है, और कल 5 तारीख से हम जो शुरू करेंगे वो कम्युनिकेशन को शुरू करेंगे। तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करें कम्युनिकेशन के लिए। और एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। एनर्जी लेवल अगर हाई होगा तभी हम अपना जो हमारा जून वाला जीआरएफ का एग्जाम है उसको पास कर सकेंगे, उसको क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि हमें दमदार परफॉर्मेंस करना है अपने इस बार जून वाले एग्जाम के लिए। और इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि एग्जामिनर चाहे घर से लड़कर आए, चाहे वो ऑफिस में आके किसी तरह लड़े, और उससे डिप्रेशन में आकर जो हार्ड क्वेश्चन जो बनाएगा, उन सभी हार्ड क्वेश्चन से भी हम अपना जो कंक्लूजन है, अपना जो आंसर है वो एकदम सटीक दे सकें। इस तरह से हमें प्रिपरेशन करके चलनी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम सभी क्या करेंगे? ये करेंगे, जो हमारा परिवार है, जो शिक्षा एम्पायर परिवार है, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने सभी दोस्तों को इस परिवार का एक हिस्सा बनाएंगे। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए बच्चे आज आए हैं उनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पुरानी क्लासेस बहुत अच्छे से उन्होंने देखी होंगी और नोट्स भी साथ ही साथ बनाए होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। दमदार, धमाकेदार, शानदार होगा। तो कमेंट कर दो एनर्जी लेवल हाई है। ठीक है, शुरू करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का थोड़ा सा जान लेते हैं, रिसर्च के जो हमारे स्टेप होते हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, छांट कर क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, रिसर्च के स्टेप, यानी कि जो हम अभी तक रिसर्च पढ़ते आए हैं, चाहे वो कोई सी भी रिसर्च है, यहां हम क्वालिटेटिव की बात नहीं करेंगे, यहां हम क्वांटिटेटिव की बात नहीं करेंगे, यहां हम डेस्क्रिप्टिव की बात नहीं करेंगे, यहां हम एक्सप्लोरेटरी की बात नहीं करेंगे, यहां हम कोई सी पर्टिकुलर रिसर्च की बात नहीं करेंगे। यहां हम ऑल ओवर जो हमारी रिसर्च हैं उन सभी की बात करेंगे। हर एक रिसर्च में कुछ स्टेप्स होते हैं। कोई भी रिसर्च कर लो, हर रिसर्च में बिना स्टेप के कुछ भी नहीं कर सकते। वन बाय वन हर रिसर्च को हमें स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। वही चीज देखेंगे कि पहला स्टेप कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, शुरुआती काम हमें क्या करने पड़ते हैं। हमें यह पता होना चाहिए ना कि शुरुआत में हमें करना क्या है। हमारे सामने प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करें, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप जो आता है हमारा, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो स्टेप यही है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि असल में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, है ना। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या। जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिसर्च को, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है। जैसे कि फर्स्ट ही क्लास में एक एग्जांपल मैंने दिया था कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड को टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली ही क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, कोई टीचर है, उसने अपना खुद का कोई मेथड बनाया बच्चों को पढ़ाने के लिए।
उसने मेथड बनाया कि हाँ मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझा सकता हूं, बच्चों को पढ़ा सकता हूं, है ना। तो इस मेथड को अप्लाई करके सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। अब उसने क्या किया, उस मेथड को बच्चों पर अप्लाई कर दिया, ठीक, बच्चों पर अप्लाई कर दिया। लेकिन जो रिजल्ट निकला वो क्या रिजल्ट निकला था कि क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 60 बच्चों को उस तरीके से उसका पढ़ाया हुआ समझ आता है, लेकिन जो बच्चे हैं 40 बच्चे, उन 40 बच्चों को उसका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है। अब प्रॉब्लम तो है कि 100 के 100 को क्यों समझ में नहीं आ रहा, है ना। जो कोई काम किया है तो 100% तो होना चाहिए था ना। अगर 100% नहीं हुआ है तो दिक्कत की बात है। उसने फिर सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को जाना कि असल में प्रॉब्लम आई कहां, जो 40 बच्चे बचे हैं उनको कहां दिक्कत आ रही है, कहां वो समझ नहीं पा रहे। अब उसने रिसर्च करना शुरू किया। पहले तो उसने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये कमी है इसमें, यहां इसको और थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये कमी है। तो कहां कमी थी, कमी उसकी कहां निकली, मान लो उसकी कमी निकली स्पीड में। जो उसने पढ़ाया बच्चों को, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया, थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी हिसाब से पढ़ाया, यानी कि बेसिक में नहीं जाया, बेसिक में नहीं गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 40 बच्चे जो हैं उन्हीं में कमी है, 40 में कमी नहीं है, मेथड में कमी है। तुमको रिसर्च में फिर से काम करना पड़ेगा कि इस तरह से तुम्हें मेथड बनाना पड़ेगा कि जो 100 के 100 बच्चे हैं उनको समझ आए। क्योंकि हर एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है उसकी, कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा उसके लिए बराबर है। हर एक बच्चे को समझाना उसकी ड्यूटी है। तो उसको अपने मेथड को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। पहला स्टेप आता है हमारा, देखो पहला ही स्टेप है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा स्टेप है इवैल्यूएट द लिटरेचर। इवैल्यूएट द लिटरेचर यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ लिटरेचर पढ़ेगा, कुछ पेपर्स पढ़ेगा, है ना, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानकारी लेगा, ठीक। फिर उसके बाद में आता है हमारे सामने थर्ड स्टेप आता है क्रिएट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाएगा। हमने कल की क्लास में हाइपोथेसिस को जाना है। किन किन बच्चों ने कल की क्लास देखी है हाइपोथेसिस वाली, कमेंट करके बताओ जरा। किन किन बच्चों ने हाइपोथेसिस की क्लास देखी है, और जिसने भी नहीं देखी है वो जाएं और जाकर के उस क्लास को जरूर देखें। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तीसरा काम क्या होगा, हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहां इसको डिफाइन नहीं करेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है, पिछली क्लास देखें, वहां जाकर तुम्हें डिटेल में मिल जाएगी क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेप 4 क्या है हमारा, चौथा स्टेप आता है रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च का डिजाइन बनाना है ना जी, रिसर्च का डिजाइन बनाना है। मान लो कोई मकान तुमने बनाना है, तो मकान बनाने के लिए उसका नक्शा तैयार करते हैं ना। अब नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसी नक्शे के अनुसार हम अपना मकान बनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे जैसे नक्शा बना दिया गया वैसे वैसे ही उसी के अनुसार हमें मकान बनाना होता है। पहले नक्शा बनवाना होता है ना। तो वैसे ही वही काम होता है हमारा रिसर्च के अंदर, कि रिसर्च की प्रॉब्लम हमने जान ली, लिटरेचर हमने पढ़ लिया, हाइपोथेसिस हमने बना लिया। अब हाइपोथेसिस क्या है, पिछली क्लास जरूर देखें। हाइपोथेसिस हमने बना लिया। अब हाइपोथेसिस हमने बनाया, उसके अनुसार हमें रिसर्च का डिजाइन बनाना पड़ेगा, है ना। रिसर्च का डिजाइन बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मुझे करनी हैं, कैसे कैसे मुझे काम करना है, क्या क्या इसमें मुझे जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसका सबका डिजाइन बनाना है। ठीक है जी, बात हो गई। 4 स्टेप तक बात हो गई है। आगे चलें, बोलो। तो स्टेप आता हमारा पांचवा स्टेप है कि क्या है, डेस्क्राइब द पॉपुलेशन। डेस्क्राइब द पॉपुलेशन क्या है, डेस्क्राइब द पॉपुलेशन। जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनको डेस्क्राइब करना है।
रिसर्च में कौन कौन भाग ले रहा है, कौन सी पॉपुलेशन है तुम्हारे रिसर्च के अंदर, उसको डिस्क्राइब करना है ना। पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल्स की क्लास हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। वेरिएबल्स में हमने जाना है कि पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन क्या होती है। और ना वेरिएबल में नहीं, सैंपल में, जो सैंपलिंग की क्लास थी ना परसों, जो हाइपोथेसिस से पहली क्लास थी वो सैंपलिंग की क्लास थी। सैंपलिंग की क्लास में हमने जाना कि पॉपुलेशन क्या होती है। कोई भी रिसर्च है वो छोटा भाग नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा भाग होता है, उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो उस बड़े भाग से, उस बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा पार्ट हम सेलेक्ट करके अपनी रिसर्च को आगे करते हैं, वही क्या है, हमारा सैंपल हो जाता है। बहुत अच्छे से समझाया है। तो आगे चलें। अगला जो स्टेप हमारा 6 नंबर का स्टेप है डाटा कलेक्शन। यहां से आता है, अब हमें डाटा कलेक्शन करना है। हमने जान लिया कि पॉपुलेशन क्या होने वाली है, हमने अब डाटा कलेक्शन करना है। अब डाटा कलेक्शन हम कहां कहां से कर सकते हैं? आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं डाटा कलेक्शन करने की, है ना, बहुत सारी सुविधाएं। सबसे बड़ी सुविधा क्या है जी? इंटरनेट सबसे बड़ी सुविधा है डाटा कलेक्ट करने की, ठीक है। उसके बाद में 7वां स्टेप है हमारा 7 नंबर का, डाटा का एनालाइज करना। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और डाटा जो हमने एनालाइज किया है, मतलब डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद में हमें डाटा को एनालाइज करना है। डाटा को एनालाइज भी करना है, उसका विश्लेषण करना है कि विश्लेषण में हमें देखना है कि जो हमारा डाटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी रिसर्च है, वो कितनी ठीक है, कितनी हमारे अकॉर्डिंग आ रही है, जो हमारा हाइपोथेसिस था वो क्या हमें पूरी तरह से मिल रहा है या नहीं, है ना। डाटा कलेक्शन का मतलब है कि एक डाटा तो हम एक डाटा तो कलेक्ट करते हैं हम जब हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसको हम कहते हैं लिटरेचर प्रीव्यू, है ना, लिटरेचर प्रीव्यू या फिर इवैल्यूएट द लिटरेचर, ठीक है। मेन नाम उसका इवैल्यूएट द लिटरेचर ही है, मान लो लिटरेचर प्रीव्यू है, लेकिन असल में डाटा जो आता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, वो इंफॉर्मेशन कब आती है? हमारी खुद की इंफॉर्मेशन कब आएगी? वहां से डाटा जो मिलेगा वो हमारा डाटा नहीं होगा। लिटरेचर को पढ़ के, लिटरेचर का प्रीव्यू करके, लिटरेचर को इवैल्यूएट करके वो जो डाटा हमारे पास आएगा वो डाटा हमारा खुद का डाटा नहीं होगा। लेकिन यहां 6 नंबर पर जो हमारा डाटा कलेक्शन हो रहा है ये हमारा खुद का है, हमारी खुद की रिसर्च का डाटा है ना। जो हमने रिसर्च की है उसका क्या रिजल्ट मिला है, उसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या नॉलेज मिल रही है, तो वो हमारा असल में हमारा डाटा वो है, और उसी को हमें इवैल्यूएट करना है। हम कर तो डाटा को इवैल्यूएट रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो हम कर रहे हैं ना वो हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया ना उसी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा द रिपोर्ट राइटिंग। बाद में हमें अपनी रिपोर्ट बनानी होती है, रिपोर्ट लिखनी होती है, रिसर्च प्रोसेस के स्टेप है। बात हो गई यहां तक रिसर्च स्टेप की। इससे आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे, अपना क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर तुम्हारी पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्क्रीन पर, उसका जवाब दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। सहभागी रिसर्च है, सहभागी शोध है, सहभागी अनुसंधान है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां ध्यान रखना, क्या नोट लगा हुआ है, ठीक है, नोट लगा हुआ है। इट रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज एज पावर, it emphasizes on people as experts, it is a collective process of inquiry या its role purpose in production of knowledge। क्या होगा बताओ जरा। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, यह लोगों के विशेषज्ञ के रूप में, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, या इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना होता है। क्या होगा बताओ जल्दी से जरा। क्वेश्चन दिख रहा है पूरा ना? चलो साइड से हो जाता हूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो जरा जल्दी से। तो इसका जो आंसर होने वाला है ना, इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, इट्स रोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इसका जो एकमात्र उद्देश्य होता है ना, वो ज्ञान को उत्पन्न करना होता है, ज्ञान का उत्पादन करना होता है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या है? असल में ये जो रिसर्च है ना, ये ग्रुप रिसर्च मान सकते हो। मतलब जो जो तुम्हारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा वो तुमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ ना कुछ तुम्हें नॉलेज देगा। हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक सहभागी या हर एक भागीदार तुम्हारी रिसर्च का, वो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होगा, तुम्हारे लिए एक नॉलेज का काम करेगा। मान लो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, अब उसी एग्जांपल पर चलते हैं। जो टीचिंग के लिए टीचिंग मेथड बनाया था, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तुमने अपने साथ वाले जो टीचर्स हैं या फिर आसपास के क्षेत्र में जो टीचर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनको अपनी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, है ना, उनको भी एक हिस्सा बनाया, तो वो भी अपने अपने अनुभव से कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। अपने अनुभव से जो भी बातें तुम्हारे सामने वो रखेंगे, उनका क्या मतलब होगा? उनका सिर्फ उद्देश्य यही होगा, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो नॉलेज है, उसको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मतलब ये हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। देख लो जरा, ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च है। कोई भी एक इसमें रिसर्चर होगा, उसके साथ वाले जितने भी भागीदार होंगे कुछ ना कुछ तुम्हें सजेस्ट करेंगे अपने अपने अनुभव के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, मतलब पहले क्वेश्चन का ही चौथा आंसर हो जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सुनो जरा इसकी बात, थोड़ा कान लगा के, ध्यान लगा के सुन लो क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? पूछो इससे। A researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. That tool should he prefer for the study, है ना। एक शोधकर्ता है, शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर या फिर शेड्यूल? कोई भी पार्टी है ना, कोई पार्टी है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसकी विशेषता की क्या संभावनाएं हैं, कैसा कैसा वो काम कर रही है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, है ना, आने वाले समय में वो कैसा काम कर सकती है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करनी है। अब उसको स्टडी करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? क्या चुनेगा सबसे बेहतर तरीका वो रिसर्चर? बताओ। रेटिंग स्केल होगा, क्वेश्चनेयर होगा, शेड्यूल होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा? है क्या होगा? बेसिकली तुम कहोगे क्या? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से भी बेस्ट क्वेश्चन का आंसर हमें यहां मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्वेश्चनेयर। ठीक है जी, क्वेश्चनेयर। असल में जो इंटरव्यू करते हैं ना, इंटरव्यू में भी तो हमें क्या करना है? क्वेश्चनेयर ही करना है ना। तो क्वेश्चनेयर सबसे बेस्ट तरीका है। इंटरव्यू किसी एक पर्सन को लेकर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चनेयर तुम्हें पूरे क्षेत्र में जाकर के उस क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके, उन लोगों में अपना क्वेश्चनेयर करके तुम वहां सबके बेसिक जानकारी या सबके खुद के ओपिनियंस, खुद के उनके विचार, उनको तुम कलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए एक बंदा ही तुम्हें चाहिए होगा, है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा ना, न्यूज एंकर कभी कभी जाके किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चनेयर है। ठीक है, उससे हमें करेक्ट जानकारी, एक्चुअल जानकारी मिल जाती है। समझ में आ गई बात? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हमारा, टिक लगा दिया था ना? हाँ ठीक है, 3 नंबर हो गया प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर।
क्या होगा इसका आंसर? अनुसंधान में नैतिक मानदंडों में इसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्या है? नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, क्या होगा? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी या फिर डाटा शेयरिंग पॉलिसीज? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब तक आंसर आ भी गया होगा, है ना? ठीक है, तो इसका क्या है? इसमें पूछा है कि नहीं है, यानी कि दिशा निर्देशों में शामिल नहीं है। जो भी हमारी एथिकल कानून होते हैं, नैतिक मानदंड होते हैं, तो उसमें क्या होता है? थीसिस फॉर्मेट नहीं होता, कॉपीराइट बिल्कुल होता है ना जी, और पेटेंट नीति बिल्कुल होती है, और डाटा शेयरिंग बिल्कुल होता है। डाटा अगर किसी का बन गया है तो उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेसी होती है, किसी को भी शेयर नहीं करना होता है, ये एथिकल नॉर्म्स में आता है, और ये थीसिस फॉर्मेट नहीं आता है। ठीक है जी, बात होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है? देखो, ए रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। मिड डे मील जो होता है ना, स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है, उसके लिए इंटरवेंशन की जा रही है। और विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी? यानी कि एक शोधकर्ता है, वो प्रभावी मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्या होगी बताओ जल्दी से? हिस्टोरिकल होगी, डेस्क्रिप्टिव होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी या एक्स पोस्ट फैक्टो होगी? क्या होना है इसका आंसर? जल्दी बताओ जरा। मिड डे मील स्कूल में बन रहा है, उसकी इफेक्टिविटी को यानी कि इफेक्ट मिड डे मील को जानना, उसकी संभावनाएं क्या हैं वो जानना, उसको हमें अध्ययन करना है। तो उसके लिए हमें जो रिसर्च करनी है, वो कौन सी रिसर्च हमारे यहां सामने आती है, उसको हमें चूज करना है। बताओ जल्दी से जरा। तो इसको क्या करना है हमें बताओ? हिस्टोरिकल होगी ना, ऐतिहासिक होगी? बोलो, ऐतिहासिक होगी या वर्णनात्मक होगी? एक्सपेरिमेंटल होगी? क्या होगी? यहां तुम्हारा आंसर आ रहा होगा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके हम उसकी जो भी इफेक्टिविटी है, जितना भी वो इफेक्ट होगा, उसको हम जांचेंगे। लेकिन यहां हमारा आंसर हो जाएगा गलत। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। वो क्यों होगा? क्योंकि जब हम मिड डे मील के ऊपर रिसर्च करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास फैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, हमारे पास वेरिएबल्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा, एग्जिस्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट में। तो हम यहां ना तो किसी वेरिएबल को फॉर्म करेंगे, ना किसी वेरिएबल में हेरफेर करेंगे। बस हम उन बच्चों को ले लेंगे, है ना, उन बच्चों को ले लेंगे जो बच्चे वहां मिड डे मील खाते हैं, उनसे कुछ बातें कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो मिड डे मील वहां बना हुआ है उसको हम वहां बैठकर खा कर देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो भी कुछ है वहां पर पहले से मौजूद है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो यही होती है कि जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, तथ्य हैं, वो पहले से ही मौजूद हैं, एग्जिस्ट हैं। सिर्फ उन्हें लेकर के हमें अपनी रिसर्च आगे करनी होती है। तो यहां पर सबसे बेस्ट जो होगा वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा, क्योंकि तथ्य पहले से क्या हैं? मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर परस्यूइंग रिसर्च? जो रिसर्च चल रही है, कार्य प्रगति पर है ना, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? जो अनुसंधान हमारा चल रहा है, जो रिसर्च चल रही है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा काम करना होगा? बताओ जल्दी से जरा। डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, यानी कि रिसर्च जो डिजाइन होता है उसको हम डेवलप करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, एक रिसर्च क्वेश्चन बना करके, एक रिसर्च क्वेश्चन की पहचान करके कर सकते हैं। या डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, या फिर फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस,
अब देखो यहां हाइपोथेसिस आ गया, हाइपोथेसिस तो हो नहीं सकता, इसको तो तुम काट ही दो। अगर तुमने क्लास पढ़ी होगी तो इसको तुम बहुत अच्छे से काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा कहां आता है, हमारा रिसर्च को स्टार्ट करने से भी पहले ही हमारा हाइपोथेसिस आ जाता है, ठीक है जी, स्टार्टिंग में आया था। लेकिन यहां बात हो रही है परस्यूइंग की, यानी कि कार्य चल रहा है, रिसर्च हमारी चल रही है, उसी को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ठीक है जी। डिजाइन भी काट दो, डिजाइन भी हमें क्या होगा, डिजाइन भी हम पहले ही कर लेते हैं, है ना। और डाटा एनालिसिस जो होता है, डाटा एनालिसिस का प्रोसीजर सबसे लास्ट में होता है, एनालिसिस हम सबसे लास्ट में करते हैं, तो इसको भी तुम काट सकते हो, ठीक है जी। बचता है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। क्या? फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। एक कोई भी रिसर्च का क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने तैयार होगा, एक क्वेश्चन जो भी निकल कर आएगा, उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। रिसर्च चल रही है, रिसर्च चलते चलते तुम्हारे सामने क्वेश्चन खड़ा हो गया, है ना, या फिर किसी भी तुम्हारे सहपाठी ने या किसी भी ने या तुमने खुद ऑब्जर्व करके एक चीज जानी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन निकल कर आते हैं ना, ये इसमें ये कमी है या इसमें क्या कमी है, ये सब हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, मानी जा सकती है कौन सी, बताओ जरा। डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, ये मानी जाएगी क्या, जो कि हमारे फॉलोइंग फीचर्स होंगे, है ना। सैंपलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, जो हमने सैंपलिंग पढ़ी है उसमें प्रोबेबिलिटी के आधार पर सैंपल देखे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखे हैं, ठीक है जी। डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, ये होगा, या फिर डाटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप टू डाउन सिस्टमैटिक एविडेंसेस, क्या होगा जल्दी बताओ। मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों के साथ डेटा संग्रह करना है, संभाव्यता नमूना तकनीकी का, या फिर नीचे से ऊपर अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ, या फिर ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित साक्ष्यों के डाटा के साथ, क्या होगा। जो हमारी गुणात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहां ध्यान रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कही गई है, और उसके जो प्रतिमान होते हैं ना, क्वालिटेटिव रिसर्च के जो प्रतिमान होते हैं, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है, कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है, बताओ जल्दी बताओ। क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ी है या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी ना, तो बताओ जल्दी से। उसमें हमें क्या देखना है जी, बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर के, देखो यहां क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, नीचे से ऊपर अनुभवजन्य साक्ष्य के डाटा संग्रह, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से नीचे से बिल्कुल बेसिक से नीचे से ऊपर तक जाने में जो भी हमारे क्या होंगे, एविडेंस होंगे, कौन से एविडेंस होंगे, एम्पेरिकल एविडेंस होंगे, तो वो क्या होगा, हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट विच हैज नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। इंग्लिश में है, हिंदी में अगले पेज पे मिलेगा, हिंदी इंग्लिश वाले पढ़ लो यार, फिर हिंदी में चलते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज पर नहीं आ सकता, अगर एक पेज पर आता तो फिर बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ता। पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं। यहां देखो हिंदी वाले, निम्नलिखित में से एक सूची है, निम्नलिखित कथनों की सूची में से उस सेट की पहचान करनी है जिसका अनुसंधान नैतिकता, है ना, नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारे रिसर्च एथिक्स होते हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो, एक शोधकर्ता दूसरे शोध के निष्कर्षों को आलोचनात्मक ढंग से देखता है ना, आलोचनात्मक ढंग से देखता है, या संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भों के बिना उद्धृत किया गया है,
जो भी हमारी स्टडीज है, जो भी स्टडी से रिलेटेड हमारे उचित कॉन्टेक्स्ट हैं, है ना, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उनको क्या किया गया है, उद्धृत किया गया है, यानी कि लिया गया है, एक्वायर किया गया है, ठीक है। तो संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भों के बिना है ना, और हमें क्या पूछना है, नकारात्मक, तो ये तो काट ही दो, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि संबंधित उचित संदर्भों के बिना उद्धृत किया गया है, ठीक है, बिना नहीं, संदर्भों के सहित हमें क्या करना होता है, उद्धृत करना होता है। शोध निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाया जाता है। जो भी शोध निष्कर्ष हैं, जो कंक्लूजन होते हैं, उनको नीति निर्माण यानी कि जो नॉर्म्स होती हैं, नॉर्म्स का फॉर्मुलेशन का आधार बनाया जाता है? ये तो ठीक बात है। व्यवसाय के आचरण की जांच रिपोर्ट किए गए शोध साक्ष्य को आधार पर की जाती है। जो भी रिसर्च होती है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। व्यवसाय के आचरण की जांच, ठीक है जी, ये बात ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये भी होगा, है ना। इसका भी क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अन्य शोधों के साक्ष्यों को सत्यापित करने की दृष्टि से एक शोध अध्ययन दोहराया जाता है। यानी कि जो अन्य शोध हैं, जो हमसे अलग जो रिसर्च हो चुकी है ना, उनके जो भी एविडेंस हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, है ना, वेरीफाई करने की जो दृष्टि है, जो विजन है, उससे एक रिसर्च स्टडी को दोहराया जाता है ना। ये नहीं, ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है, ठीक है। नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में विनियमित किया जाता है। तो ये भी हमारा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 2, 4 और 6, ये हो जाएगा ना, 2, 4, 6। कहां है ऑप्शन, देखें पीछे, पीछे है ऑप्शन 2, 4, 6 कहां है, 1 काट दो, 2, 3, ये भी काट दो, 2, 4, 6, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 का सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजीज इज मोस्ट लाइकली टू अलाइन विद ए पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च। पोस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिविज्म, ये सभी रिसर्च हमने पढ़ी है ना। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अनुसंधान के उत्तर सकारात्मक या फिर उत्तर तथ्यवाद दृष्टिकोण के साथ संरेखित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। बताओ क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब यहां अगर तुमने क्लास पढ़ी होगी ना, तो पहले ऑप्शन को तुम पढ़ते ही काट दोगे, बिल्कुल खटाक से एकदम। क्यों काट दोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो पॉजिटिविज्म रिसर्च। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ने नहीं आ गए, ठीक है, इसको काट दिया हमने। ए लार्ज स्केल सर्वे इन्वॉल्विंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। अब क्या बात हुई, यहां पर कुछ हमें मिल गया, एक क्लू और मिल गया हमें। हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी ना पोस्ट पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिविज्म की, तो उसमें हमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो मिले थे वो कहां मिले थे, वो हम मिले थे हमें पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म में क्लोज्ड आंसर क्वेश्चन, क्लोज्ड आंसर का मतलब है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका क्या मतलब है, हमने कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा और तुमने उसका आंसर दे दिया, ठीक है। अब वो आंसर जो दिया, उस आंसर को वहीं बंद कर दिया गया, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना। यानी कि जो हमारे ये ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव्स वाले, इनमें क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ टिक लगाया और उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहां क्या होता है, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन का आंसर तुमने बता दिया, लेकिन जो तुमने आंसर बताओगे ना, उसी आंसर में से एक और क्वेश्चन निकाल लिया जाता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो तुम्हारे ही आंसर में से एक और क्वेश्चन निकाल लेता है, उसका तुम आंसर दोगे, फिर उसमें से भी निकाल लेता है। यानी कि एंडलेस होते हैं ओपन एंडेड वाले, एंडलेस होते हैं, उनका एंड नहीं होता, उनका एंड ओपन होता है। यानी कि खुला अंत उसको बोलते हैं, खुला अंत। यानी उसमें से तुम्हें हर एक सवाल में से, मतलब हर एक जवाब में से सवाल निकाल लिया जाता है। लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं, जो तुमने जवाब दिया है
बस सीधी बात, नो बकवास, वहीं उसको खत्म कर दिया जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिविज्म में। ठीक है, एन इंटरप्रेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, बात करें और रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। अब यहां भी एक तुम्हें मिल गया, एक किलो और मिल गया तुम्हें, कंट्रोल। अब कंट्रोल कहां होता है? कंट्रोल होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर, जहां हमें वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करना होता है। रिसर्चर का जिस रिसर्च पर कंट्रोल होता है, जिन वेरिएबल्स पर कंट्रोल होता है, वो कहां आती हैं? वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाती हैं, साइंटिफिक रिसर्च में जाती हैं। और साइंटिफिक रिसर्च हमारी क्या होती है? पॉजिटिविज्म रिसर्च होती है। ठीक है जी, ओके, तो इसको भी काट देते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, नीति दस्तावेजों का व्याख्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, 8 का सी। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाइंस विद ए पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च। ये तो हो गया शायद, क्या ये क्वेश्चन हो गया है? ना 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 ना, सेम है, उसी की तरह है। क्वेश्चन मिलता जुलता है, जो अभी हमने 8 नंबर का क्वेश्चन देखा है। ठीक है, उसी की तरह है, पोस्ट पॉजिटिविज्म से ही आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, अलायंस विद ए पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, इनसे कौन सा ऑप्शन है जो पोस्ट पॉजिटिविज्म से मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसंधान के उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण से मेल खाता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। अब यहां भी तुम्हें देखो सारे किलो मिल रहे हैं तुम्हें, यहां तुम्हें सारे हिंट मिल रहे हैं। मेजरमेंट, नापतोल कहां होती है? मेजरमेंट मतलब मापन। नापतोल कहां होती है? नापतोल होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी क्या होती है? पॉजिटिविज्म। ठीक है, काट देंगे इसको, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं है। देयर इज ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट कैन बी अंडरस्टूड परफेक्टली। बताओ, देयर इज ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट कैन बी अंडरस्टूड परफेक्टली। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम ऑप्शन को रोकते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। रिसर्चर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द रिसर्च प्रोसेस एंड शुड रिमेन एंटायरली ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, इसको भी रोक देते हैं। नॉलेज इज कंजक्चुरल एंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी इज नेवर कंप्लीटली फाइनल, है ना? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो रियलिटी है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती है और कभी भी फाइनल यानी कि कंप्लीट नहीं होती है, फाइनल नहीं होती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है रियलिटी कैन नॉट चेंज, है ना? नहीं, पॉजिटिविज्म कहता है रियलिटी कैन नॉट चेंज, जो रियलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि जो रियलिटी है, जो नेचर है, वो अनंत है भाई। जो हमारी प्रकृति है वो अनंत होती है भैया, प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है। और प्रकृति को हर एक चीज, प्रकृति की हर एक चीज को तुम मेजर भी नहीं कर सकते, साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। नेचर क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जो नेचर है यानी कि जो प्रकृति है यानी कि जो रियलिटी है वो क्या है? कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, रियलिटी फाइनल कभी नहीं होती है। आज जो कोई चीज मौजूद है और वो वैल्यू में है, वो मान्यता में है और वो बहुत अच्छी है आज के लिए, वर्तमान के लिए, प्रेजेंट में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वही चीज उस समय के लिए ठीक ना हो, उस समय के लिए मान्यता में ना हो, उस समय के लिए वैल्यू में ना हो, और उसी समय पे वो चीज खराब सिद्ध कर दी जाए, उसी में फिर रिसर्च नहीं होने लगे। तो वो क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म। जैसा हमने पहली क्लास में देखा था ना, स्टेटस क्यू, एक बल्ब बना था 10 साल पहले, जो पीले येलो कलर के बल्ब, जलने वाले एलिमेंट वाले बल्ब आते थे,
उस समय में बहुत ज्यादा चलते थे, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। लेकिन क्या आज भी वो बल्ब इतने ही वैल्यूएबल हैं? आज क्या आते हैं, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और नया आ जाए। तो कभी भी रियलिटी सेम नहीं होती है, यानी कि रियलिटी चेंज होती है, रियलिटी हमेशा चेंज हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा 4th नंबर का। ठीक है, कि ज्ञान अनुमानित है, यानी कि ज्ञान जो होता है ना, नॉलेज अनुमानित होती है ना, नॉलेज अनुमानित होती है, और वास्तविकता के बारे में हमारी समझ कभी भी पूर्ण या अंतिम नहीं होती। जो रियलिटी है ना, उसके बारे में जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारा ज्ञान है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, अंतिम नहीं होता उसका। ठीक है, वो एंडलेस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च? सारे कौन से क्वेश्चन है पोस्ट पॉजिटिविज्म के? कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, तो कंट्रोल काट दो इसको भी। पोस्ट पॉजिटिविज्म, जहां तुम्हें कंट्रोल मिल जाए काट दो। लॉन्गिट्यूडिनल शॉर्ट स्टडीज, यानी कि फिनोमिनल स्टडीज, या फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, इसको भी काट दो। अब बात फंसती है हमारी इन दो में, तो इन दोनों में जो हमारा आंसर होगा ना, वो होगा फिनोमिनल, यानी कि जो भी घटना के अनुसार, घटना पर कोई फिनोमिना है, कोई इशू है, कोई घटना घट चुकी है, उसके ऊपर जो भी हम रिसर्च करेंगे वो हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म होगी, है ना। क्योंकि हम उसमें ना तो हेर फेर कर सकते हैं, ना उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। जिस भी तरह से वो घटना हुई है, उस घटना के ऊपर ही हम वैसे ही रिसर्च करते हैं, उसी की फॉर्म में। ठीक है, बात क्लियर होती है? हिंदी वाले भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी शोध पद्धति आमतौर पर उत्तर सकारात्मक शोध दृष्टिकोण से जुड़ी है? नियंत्रित नैदानिक परीक्षण, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल नहीं होना है। ठीक है, अनुदैर्य समोध्ययन, ये भी नापतोल का ही है। अनुदैर्य क्या है? नापतोल का ही है, इसमें भी मेजरमेंट आया था, फिजिक्स लग जाती है इसमें भी। ठीक है, घटनात्मक अनुसंधान, जहां घटना होती है वहां हम जो भी रिसर्च करते हैं वो हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, यहीं हमने अपनी क्लास को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और आज के क्वेश्चन कितने समझ में आए हैं, कितने बेनिफिशियल क्वेश्चन थे। इनके अनुसार हमने लगभग पूरी ही यूनिट को कंप्लीट में रिवीजन कर लिया है। और अब हम कल से, यानी कि 5 फरवरी से हम जो शुरू करेंगे, वो किसको शुरू करेंगे? अपनी कम्युनिकेशन की यूनिट को। कौन कौन बच्चे तैयार हैं कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, नई यूनिट के साथ। उससे पहले अपने इस परिवार से जुड़ जाएं, अपने परिवार का एक हिस्सा बन जाएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और उम्मीद करता हूँ तुम्हें पढ़ाई समझ में आ रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाला समय है उसमें तुम एकदम दमदार परफॉर्मेंस करोगे। सारा कोर्स, सारी क्लासेस एकदम फ्री मिलेंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, पीडीएफ के लिए जुड़ जाएं अपने टेलीग्राम ग्रुप से, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट टेलीग्राम ग्रुप से, वहां जुड़ जाएं। डाउट क्लियर होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, लिंक मिलते रहेंगे और पीडीएफ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।